यूं कहने को तो नागपुर इंडिया के टॉप परफॉर्मिंग टीयर 2 सिटी के तौर पर उभर रहा है और इसके बाद नंबर आता है जयपुर और लखनऊ का। लेकिन अर्बन प्लानिंग के जानकारों को नागपुर का ये ग्रोथ ना तो होलिस्टिक दिखता है और ना ही सस्टेनेबल। जो है वो है बस फ्यूचर के लिए बनाए जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इस हाइप में हो रहा रियल एस्टेट का एक ऐसा स्पेकुलेटिव खेल जो प्रॉपर्टी को आम घर खरीदारों की पहुंच से कर रहा है दूर। इस बात से कोई इनकार कर ही नहीं सकता है कि नागपुर शहर में पोटेंशियल है इंडिया के टॉप टीयर शहर के तौर पर इमर्ज करने का। और आज जो यहां ग्रोथ दिख रहा है उस ग्रोथ की कई वजह है। शहर की एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन, इसकी कनेक्टिविटी दूसरे प्रमुख शहरों के साथ और एक लॉजिस्टिक्स हब। नागपुर में आईटी और इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी प्रेजेंस है, एरोस्पेस हब है और यहां इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये एक ऐसा शहर है जो कॉस्मोपॉलिटन होने के ही साथ अपनी ओल्ड वर्ल्ड चार्म को भी नहीं खो चुका है और यहाँ ग्रीनरी भी अच्छी है। काफी समय तक तो ये एक पसंदीदा शहर रहा है मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से रिटायर हुए लोगों के सेटल होने के लिए भी। ऑफिशियल कॉरिडोर में तो नागपुर के ग्रोथ के लिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट लाने के लिए और आम लोगों को इस शहर में शिफ्ट होने के लिए 4 फैक्टर्स बताए जाते रहे हैं। मिहान मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट, समृद्धि महामार्ग जो कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे है, नागपुर मेट्रो और यहां की अफोर्डेबल प्रॉपर्टी प्राइसेज। लेकिन इसके पहले कि हम सवाल पूछें कि फिर ये अफोर्डेबल प्रॉपर्टी प्राइस वाला शहर अचानक से अनअफोर्डेबल क्यों हो रहा है, कुछ और भी सवाल हैं जो ज्यादा जरूरी हैं। ये वो सवाल हैं जो नागपुर के अर्बनाइजेशन के पैटर्न और इसके रियल एस्टेट के डायरेक्शनलेस ग्रोथ को बेहतर बता सकते हैं। क्या नागपुर में अर्बनाइजेशन का वही ट्रेंड नहीं है दिखने लगा जो देश के दूसरे महानगरों को अनलिवेबल और डिसफंक्शनल सिटी बना रहा है? क्या नागपुर की लोकल इकोनॉमी इस ग्रोथ और प्रॉपर्टी प्राइस रैली के साथ ग्रो कर रही है या फिर सब कुछ ही सिमट रहा है कुछ कॉर्पोरेट्स के हाथों में जो कर रहे हैं यहां निवेश भविष्य के लिए? क्या नागपुर में एक रियल एस्टेट प्राइस बबल बन चुका है, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टर्स का कार्टेल बनता जा रहा है नागपुर? क्या नागपुर में भी लोकल अर्बन बॉडीज द्वारा बिल्डर्स का एक ऐसा रियल एस्टेट हेवन बनने दिया जा रहा है जहां के प्रॉपर्टी बायर्स का शोषण हो रहा है और उसकी कोई सुनने वाला ही नहीं है? क्या नागपुर में इतनी नौकरी क्रिएट की जा रही है और इतने हाई पेइंग जॉब्स हैं जो यहां के बढ़ते प्रॉपर्टी प्राइसेस को जस्टिफाई करे, या फिर यहां बस होने लगा है इन्वेस्टमेंट और पैसा पार्क करने का खुला खेल? ये सारे ही सवाल आज चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों एक और टीयर 2 शहर को मेट्रो सिटी बनाने के नाम पर किया जा रहा है बर्बाद? क्यों नागपुर को आम लोगों की अफोर्डेबिलिटी और परचेज पावर से दूर किया जा रहा है? नागपुर आज भी ट्रेडिशनल बिजनेस वाले लोकल इकोनॉमी के मार्केट के तौर पर ही जाना जाता है जहां की आईटी और मैन्युफैक्चरिंग का कुछ प्रेजेंस होने के बाद भी हाई पेइंग जॉब्स हैं ही नहीं। मिहान और नागपुर मेट्रो को लेकर बनाया हाइप यहां कोई जॉब क्रिएट नहीं है कर पाया। रिपोर्ट तो यह भी बता रही है कि तमाम हाइप के बाद भी नागपुर मेट्रो आज भी लॉस में ही है। लेकिन शहर आज भी इन्वेस्टमेंट्स और भविष्य में होने वाली ग्रोथ के भरोसे पर ही महंगा होता चला जा रहा है। आज नागपुर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रॉपर्टी प्राइसेस का मिसमैच साफ तौर पर देखा जा सकता है और चूंकि लोकल इकोनॉमी में हाई पेइंग जॉब्स नहीं हैं तो इसलिए यहां रेंटल यील्ड भी बहुत ही कम है। और जब रेंटल यील्ड कम है तो कोई क्यों कम सैलरी वाला इंसान यहां खरीदे घर? लेकिन चूंकि शहर की फ्यूचर पोटेंशियल से कोई इनकार नहीं कर सकता है इसलिए यहां एक स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। और जब स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट हो रहा हो तो जाहिर है कि ब्लैक मनी का खुला खेल भी होगा और सर्किल रेट और प्रॉपर्टी के फेयर मार्केट प्राइस में एक बड़ा गैप भी होगा जो रियल एस्टेट को लगातार महंगा बनाता चला जाएगा। क्या यह पूरा ही पैटर्न आपको मुंबई, पुणे के साथ साथ नोएडा और गुड़गांव के रियल एस्टेट की याद नहीं दिला रहा है? जिन लोगों ने यहां प्रॉपर्टी खरीद ली है वो फंसे पड़े हैं क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स टाइम से पूरे नहीं हो पा रहे हैं और यहां का रीसेल मार्केट में बेचने का मतलब है कि इन्फ्लेटेड प्राइस पर प्रॉपर्टी खरीदो और फिर बेचो डिस्ट्रेस सेल में काफी कम कीमत पर। नागपुर में आज सेकेंडरी प्रॉपर्टी मार्केट है ही नहीं
और बेचने का मतलब है कोई 20 से 25% का नुकसान। ऐसा इसलिए भी कि फ्रेश प्रॉपर्टी की सप्लाई बहुत ज्यादा आ गई है मार्केट में और बिल्डर, ब्रोकर और उनका पूरा इकोसिस्टम लगा है रीसेल मार्केट को ठंडा रखने में। किसने सोचा था कि जमीन की कीमत प्राइम एरियाज जैसे कि सदर और सिविल लाइंस में 25,000 रुपए स्क्वायर फीट तक जा सकती है। और जब जमीन की कीमत ऐसे बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि बिल्डर्स अपार्टमेंट के रेट को भी उसी अनुपात में बढ़ाते चले जाते हैं। वेस्ट नागपुर, जहां के डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है और प्रॉपर्टी की डिमांड भी ज्यादा है, वहां एवरेज अपार्टमेंट प्राइस आज 10,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट से ज्यादा हो चुका है। ये किसी भी दूसरे महानगर के प्राइस पॉइंट से कॉम्पिटिटिव प्राइस है। ईस्ट नागपुर में भी अपार्टमेंट प्राइस आज 6,500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट से ज्यादा पहुंच रहा है। देश के एक बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप ने तो कई प्लॉटेड डेवलपमेंट के तहत महंगे प्लॉट्स भी बेचना शुरू कर दिया है। आज नागपुर के आउटस्कर्ट्स पर भी 5,000 रुपए स्क्वायर फीट के प्रॉपर्टी बिक रहे हैं। यह कहना आसान है कि पुणे के प्राइम लोकेशंस में 40,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है और नागपुर में है महज 15,000 रुपए। लेकिन क्या पुणे और नागपुर में बराबर के जॉब्स हैं? एक जैसी सैलरीज हैं जो एक जैसी अफोर्डेबिलिटी और एक जैसी लाइफस्टाइल की बात हो? वैसे भी नागपुर के कुछ लोकेशंस जैसे कि सिविल लाइंस और धर्मपेट में लग्जरी प्रॉपर्टी की कीमत देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी टीयर 2 शहर में नहीं बल्कि मुंबई या पुणे के प्रॉपर्टी मार्केट में हैं। और इसलिए नागपुर के प्रॉपर्टी मार्केट में एक बबल की बात अब हर तरफ होने लगी है। सवाल हर तरफ आज ये पूछा जा रहा है कि क्या नागपुर में प्रॉपर्टी का बबल बर्स्ट होगा? ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? क्या सिर्फ इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि नागपुर एक टीयर 2 शहर है और अभी तो ये एक ग्रोइंग फेज में है? लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास अक्सर ही खुद को दोहराता है। ऐसा भी नहीं है कि नागपुर में रियल एस्टेट का हाइप बनने और फिर बबल बर्स्ट होने की घटना पहले कभी नहीं हुई है। 2012 में भी मिहान मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट को लेकर बनाए गए हाइप में नागपुर प्रॉपर्टी के प्राइसेस ऐसे ही इन्फ्लेट हुए थे और फिर उस दौर के कई इन्वेस्टर्स ने यहां अपना पैसा भी गंवाया था। उस दौर में एक स्कैम यह भी हो रहा था कि सिटी के आउटस्कर्ट्स पर बन रहे 90% प्रोजेक्ट्स सैंक्शन भी नहीं थे, लेकिन नागपुर मेट्रो के आने की खबर फैलाकर बेचे जा रहे थे। और फिर जब बबल बर्स्ट हुआ तो प्रॉपर्टी की कीमत 35 से 40% तक कम हो गई थी। कई इन्वेस्टर्स बर्बाद भी हो गए थे नागपुर को एक ग्रोथ कॉरिडोर समझकर और यहां के फ्यूचर पोटेंशियल को सोचकर इन्वेस्ट करने के बाद। और इसके पहले कि आप सोचें कि नागपुर के रियल एस्टेट में प्राइस बबल अगर है भी तो क्या ये देश के बाकी भ्रष्ट रियल एस्टेट मार्केट की ही तरह एक बिल्डर राज थोड़े ना है? तो आप शायद वाकिफ नहीं हैं यहां के बिल्डर्स से। अभी हाल ही में एक आरटीआई में यह खुलासा हुआ है कि यहां के प्रॉपर्टी मार्केट में 2000 से ज्यादा कंज्यूमर कंप्लेंट्स हैं, जो कि शहर के टोटल कंज्यूमर ग्रीवांसेस का 70% है। और ये आंकड़े तो महज नागपुर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन के हैं, जो जनवरी 2022 से सितंबर 2025 के बीच के हैं। महाराष्ट्र के दूसरे अदालतों में लंबित बिल्डर बायर कॉन्फ्लिक्ट के अलग और भी आंकड़े हैं। नागपुर के प्रॉपर्टी मार्केट में बिल्डरों की ऐसी मनमानी है कि प्रॉपर्टी बायर अपना पैसा और भरोसा दोनों ही खोते जा रहे हैं।